हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक 7 का अध्याय 13 एनी बेसेंट जीवनी। चलिए करते हैं अध्ययन से पूर्व। शिक्षक शिक्षिका स्वतंत्रता संग्राम में रिपीट शिक्षक शिक्षिका स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी उन महिलाओं के विषय पर चर्चा करें जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में भी सराहनीय योगदान दिया है। यानी कि हमें उन महिलाओं के बारे में चर्चा करनी है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो बच्चों, जो आप ये चित्र देख रहे हैं ये उन्हीं महिलाओं के चित्र हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। ये हैं एनी बेसेंट, ये हैं सावित्री बाई और ये हैं सरोजनी नायडू। चलिए अब जानते हैं जीवनी का मूल तत्व। एनी बेसेंट का स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान का परिचय बच्चों को प्रदान करना है। यानी कि बच्चों, एनी बेसेंट का स्वतंत्रता संग्राम का अर्थ है कि भारत में जो स्वतंत्रता आजादी के लिए आंदोलन किए गए, लड़ाई लड़ी गई, उसमें एनी बेसेंट का क्या योगदान रहा, इस बारे में हम जानेंगे अपनी जीवनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह गदर कहा, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में तूफान मचा दिया। अंग्रेज किसी भी दशा में सोने की चिड़िया को हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे। यानी कि बच्चों, जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था वो 1857 में किया गया था, जिसने कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बहुत बड़ा तूफान मचा दिया था। और इंग्लैंड किसी भी तरीके से हमारी भारत, जिसे कि सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, उसे हाथ से नहीं निकलने देना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हीं दिनों एनी बेसेंट ने एक पुस्तक लिखी, इंडिया अ नेशन 1915। इसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक व्यापारिक कंपनी भारत की स्वामिनी बन बैठी। ये पहला अवसर था जब इंग्लैंड के एक नागरिक ने इतने स्पष्ट और तीखे शब्दों में इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीति का भांडाफोड़ किया था। एनी बेसेंट, जो कि इंग्लैंड की एक महिला थी, उन्होंने एक किताब लिखी, इंडिया अ नेशन, जिसमें कि उन्होंने खुद इंग्लैंड के बारे में ये लिखा कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी भारत की स्वामिनी यानी कि मालिक बन बैठी। और ये पहली बार था जब इंग्लैंड के किसी नागरिक ने खुद इंग्लैंड का ही साम्राज्यवादी नीति का भांडाफोड़ किया था। साम्राज्यवादी नीति का अर्थ होता है बच्चों कि जब अमीर लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं और उन पे अपना राज करते हैं और शासन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट ने बताया कि जब भारत की निर्धनता की बात सोचते हैं तो आंखों के सामने झोंकों का दृश्य आता है, जिन्होंने भारत का धन चूसा है। अंग्रेजों की भारत विजय की कहानी बहुत घिनौनी है। आपके मन में ये जानने की उत्सुकता हो रही होगी, ये एनी बेसेंट थी कौन। एनी बेसेंट ने अपनी किताब में लिखा कि भारत की जो स्वतंत्रता की कहानी है वो बहुत ही घिनौनी है और किस तरीके से विदेशियों ने आके भारत को चूस लिया और उनके संसाधनों का दुरुपयोग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1847 में लंदन में एक बच्चे का जन्म हुआ था। उसका बचपन का नाम एनी वुड था। वह अपने आप को आयरिश कहलाना अधिक पसंद करती थी क्योंकि उसकी माँ आयरिश थी। एनी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। तो बच्चों, अक्टूबर 1847 में एनी बेसेंट का जन्म हुआ था लंदन में और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उनकी माँ जो थी वो आयरिश थी, इसलिए वो भी यही चाहती थी कि वो भी आयरिश ही बने और आयरिश ही कहलाएं। चलिए, एनी के पिता एक बड़े विद्वान थे। उन्हें कई भाषाएं का ज्ञान था। जब एनी केवल 5 वर्ष की थी, पिता की मृत्यु हो गई। एनी की माँ उसे हैरो स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। उस स्कूल के प्रिंसिपल की सहायता से ये संभव हुआ। वैसे एनी की शिक्षा नियमित रूप से किसी स्कूल में शुरू नहीं हुई। मिस मैरियट के घर पर ही रहकर उन्हीं के द्वारा एनी की पढ़ाई हो सकी। यानी कि बच्चों,
जो एनी है, उनके पिताजी का निधन हो चुका था और उनकी माँ उन्हें हैरो स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, लेकिन नियमित रूप से जो है एनी की शिक्षा किसी भी स्कूल में शुरू नहीं हो पाई और वो मिस मेरिट के घर पर ही रहकर उनकी पढ़ाई जो है वो पूरी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1867 में एक पादरी फ्रैंक बेसेंट के साथ एनी का विवाह हुआ। पति पत्नी की इच्छाएं और भावनाओं में जमीन आसमान का अंतर था। फिर भी जीवन जैसे तैसे चलता रहा। वे 2 बच्चों की मां भी बनी, परंतु दोनों बच्चे निरंतर बीमार रहने लगे। 1873 ईस्वी में केवल 26 वर्ष की आयु में एनी बेसेंट घर से निकल गईं, परंतु दोनों बच्चे निरंतर बीमार रहने लगे। 1873 ईस्वी में केवल 26 वर्ष की आयु में एनी बेसेंट घर से निकाल दी गई और वो सच्चाई की खोज में आगे बढ़ चली। तो बच्चों, 1867 में एक पादरी फ्रैंक बेसेंट के साथ उनका विवाह हो गया। उनके और उनके पति की सोच नहीं मिलती थी। उनकी इच्छाओं में और उनके भावनाओं में जमीन आसमान का फर्क था और साथ ही वो 2 बच्चों की माँ भी बनी और लेकिन उनके बच्चे निरंतर बीमार रहने लगे। फिर सन 1873 में मात्र 26 वर्ष की उम्र में एनी बेसेंट को घर से निकाल दिया गया और वो सच्चाई की खोज में आगे बढ़ चली, यानी कि वे और भी ज्यादा जानना चाहती थी। वो दीन दुनिया देखना चाहती थी, दुनिया को समझना चाहती थी, इसलिए वे अपनी सच्चाई की खोज में बढ़ चली। 1874 ईस्वी में एनी बेसेंट चार्ल्स बोर्डलेक की एक संस्था नेशनल सेक्युलर सोसाइटी में सम्मिलित हुई। एनी बेसेंट ने पूरे देश में घूम घूम कर धर्म और राजनीति पर भाषण दिए। उन्होंने सन 1887 में मजदूरों के लिए 8 घंटे कार्य दिवस और बेरोजगारी की समस्या पर जमकर संघर्ष किया। तो बच्चों, सन 1874 में एनी बेसेंट ने नेशनल सेक्युलर सोसाइटी में भाग लिया, यानी कि उसमें सम्मिलित हुई और साथ ही उन्होंने पूरे देश और विदेश में घूमकर धर्म और राजनीति पर भाषण दिए और उसके बाद उन्होंने मजदूरों के लिए 8 घंटे कार्य दिवस और बेरोजगारी की समस्या पर भी जमकर संघर्ष किया। 1889 का वर्ष उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। उनके जीवन ने उस समय नया मोड़ लिया जब उन्हें ऐसा लगा कि उनके भटकते मन को शांति मिल गई है। वे थियोसोफिलिक सोसाइटी की सदस्य बन गईं। तो बच्चों, 1889 में एनी बेसेंट थियोसोफिलिक सोसाइटी की सदस्य बनी। इस संस्था की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लाफ्टस्की और आलकोट ने मिलकर की थी। भारत में इसका मुख्यालय 1879 ईस्वी में मुंबई और बाद में अडयार, चेन्नई में स्थापित किया गया। इस संस्था के उद्देश्य थे विश्व बंधुत्व की स्थापना, धर्म एवं दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन तथा भाषा और विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देना। यानी कि जिस संस्था की वो सदस्य बनी, उस संस्था के ये सारे मुख्य कार्य थे: विश्व बंधुता की स्थापना, धर्म एवं दर्शन की तुलनात्मक अध्ययन और भाषा और विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देना था। एनी बेसेंट 16 नवंबर 1893 को भारत पहुंची। एनी के लिए भारत एक ऐसी पवित्र भूमि थी जिसका महान धर्म विश्व के सब धर्मों का मूल था। उनकी दृष्टि में भारत भूमि सब संस्कृतियों का केंद्र थी। वह अपने सपनों के भारत अपनी माता मानकर आई थी। वह भारत में जहां भी गई, लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया, पर भारत की दुर्दशा देखकर एनी हैरान रह गई। तो बच्चों, एनी बेसेंट 16 नवंबर 1893 में भारत पहुंची थी और भारत उनकी सपनों की नगरी थी। वह भारत को बहुत पवित्र भूमि और महान मानती थी और उनका मानना था कि भारत का जो धर्म है वो विश्व के सभी धर्मों का मूल है। यानी कि भारत का जो धर्म है दुनिया के सारे धर्मों का आधार है और उनकी दृष्टि में भारत भूमि सब संस्कृतियों का केंद्र था। यानी कि उनकी दृष्टि में भारत की जो संस्कृति थी वो सभी संस्कृतियों का केंद्र थी, सेंटर थी।
वो अपने सपनों के भारत को अपनी माँ मानकर आई थी, यानी कि वो भारत को अपनी माँ मानती थी। और लेकिन उन्हें बहुत दुख हुआ जब उन्होंने भारत की दुर्लभ दशा देखी। डॉक्टर भगवंत दास के साथ मिलकर एनी ने वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अन्य धर्मों के बारे में भी बहुत पढ़ा और समझा। वे कहती थी, धर्म तो परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम है। जैसे नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, वैसे ही धर्म भी प्रभु की प्राप्ति का मार्ग है। यानी जब वो भारत आई तो उन्होंने उपनिषद, रामायण, महाभारत, इन सारी ही महान काव्यों का जो है अध्ययन किया। और वह ये मानती थी कि धर्म भी प्रभु की प्राप्ति का मार्ग है, यानी कि जो धर्म है वो प्रभु की प्राप्ति का मार्ग है, ठीक वैसे ही जैसे नदियों में समुद्र जाके मिल जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट ने इंग्लैंड में बहुमूल्य योगदान दिया था। भारत में भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय काम किया। उन्होंने ये बात भली प्रकार समझ ली थी कि भारतवासी जब तक पूरी तरह शिक्षित न हो जाएंगे तब तक वे परंतरता की बेड़ियां नहीं तोड़ सकेंगे। बच्चों, एनी बेसेंट ने शिक्षा के क्षेत्र में इंग्लैंड में भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और जब वे भारत आई तो उन्हें ये भी समझ आया कि भारत के लोग भी तभी गुलामी से आजाद हो पाएंगे जब वे शिक्षित हो पाएंगे। एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया। प्राचीन भारत में शिक्षा पर राज्य का कोई अंकुश नहीं होता था। विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर थे। शिक्षक जब किसी भी दरबार में जाते थे तो राजा सिंहासन से उतरकर उनका आदर करते थे। वे कम से कम शुल्क लेकर अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहती थी। अपनी नई शिक्षा में वह पूर्व और पश्चिम के अच्छे आदर्शों को मिलाना चाहती थी। उन्होंने 7 जुलाई 1908 में वाराणसी के एक छोटे से घर में अपने सपनों के शिक्षा केंद्र की स्थापना की। इस केंद्र के पहले प्रिंसिपल तथा हैरी बेनबेरी पहले हेडमास्टर बने। भारतीय समाचार पत्रों में इस प्रयास की भरपूर प्रशंसा हुई। 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। एनी बेसेंट भी भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ चुकी थी। यानी कि बच्चों, एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया। और उस समय जब भी कोई शिक्षक किसी राजा के दरबार में जाते थे तो राजा उतरकर उनका आदर किया करते थे, अपने सिंहासन से उतरकर। वे कम से कम शुल्क में जो है ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देना चाहती थी और वो चाहती थी कि पूर्व और पश्चिम के आदर्शों को। उन्होंने 7 जुलाई 1908 में जो है वाराणसी में अपना एक छोटा सा शिक्षा का केंद्र का शुरुआत किया। और 1885 ईस्वी में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। और साथ ही एनी बेसेंट भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ चुकी थी। यानी कि एनी बेसेंट भी अब स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ। एनी बेसेंट इस सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गयी। ये किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। इस सम्मेलन में 4000 सदस्य आए थे। एनी बेसेंट उस समय संसार की मानी हुई वक्ता थी। उन्होंने कहा था, आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है उसके प्रति मेरे कृतज्ञता शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किए जा सकती। आपके उपहार को मैं मातृभूमि की सेवा में अर्पित करना चाहती हूँ। मेरे पास जो भी है और मैं जो भी हूँ वह सब कुछ मैं भारत माता की बलि देवी पर चढ़ाती हूँ। हम सब मिलकर शब्दों में ही नहीं बल्कि कर्तव्य द्वारा वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे। तो बच्चों, 1917 में जो है एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। और वे उस समय जो है एक जानी मानी वक्ता थी, यानी कि स्पीकर थी। और तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आप लोगों ने मुझे जो भी सम्मान दिया है उसका जो उपकार है वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। और इस उपहार को मैं मातृभूमि
की सेवा में अर्पित करूंगी। होम रूल की बात सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल को कार्य रूप में लाने के लिए लोगों को तैयार करना आरंभ कर दिया। एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थी। होम रूल का काम सुचारू ढंग से चलाने के लिए एनी बेसेंट ने एक साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ शुरू किया। उन्होंने इसके पक्ष में जगह जगह भाषण दिए। उनके लेखों से अंग्रेज शासक विचलित हो उठे। पत्र को जब्त कर लिया गया तथा 2000 रुपए जुर्माना जमा करने को कहा गया। होम रूल का नारा भारत के सब शिक्षित लोगों ने अपना लिया। कांग्रेस और लीग दोनों को इस आंदोलन ने जीत लिया। एनी बेसेंट का जगह जगह सम्मान किया गया। जिस घोड़ा गाड़ी में बैठकर एनी बेसेंट जाती थी, नौजवान उस गाड़ी से घोड़ों को अलग कर देते थे और उस गाड़ी को अपने कंधों पर खींचकर सभा तक ले जाते थे। चारों ओर एनी बेसेंट की जय जयकार होने लगी। होम रूल की सबसे पहली जो बात उठाई थी वो गंगाधर तिलक ने उठाई थी 1895 में, और 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट ने जो है होम रूल को कार्य रूप में लाने के लिए काम करना शुरू कर दिया और इसे सही ढंग से चलाने के लिए उन्होंने एक साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ शुरू किया, जिसके पक्ष में उन्होंने जगह जगह पर भाषण भी दिए, यानी कि उसका प्रचार भी किया। लेकिन कॉमनवेल्थ जो है जब्त कर लिया गया और उस पे 2000 का जुर्माना भी लगाया गया। और उनके जो लेख लिखे जाते थे, इससे जो अंग्रेजी शासक थे वे बड़े ही विचलित हो उठते थे। जो होम रूल का जो नारा था, भारत के जितने भी शिक्षित व्यक्ति थे उन सब लोगों ने उसको अपना लिया था। कांग्रेस और लीग दोनों ही इस आंदोलन में जीत गए और एनी बेसेंट की चारों तरफ बड़ी ही जय जयकार हुई। उनका बहुत ही सम्मान होता था। उनका सम्मान इतना होता था कि वो जहाँ भी घोड़ा गाड़ी में बैठ कर जाती थी तो नौजवान आकर उस घोड़ा गाड़ी से घोड़ों को अलग कर देते थे और खुद उस गाड़ी को अपने कंधे से खींचकर सभा तक ले जाते थे। इसी तरह एनी बेसेंट की जो है जय जयकार चारों तरफ होने लगी थी। 1929 ईस्वी में एनी बेसेंट बुडापेस्ट यूरोपियन कांग्रेस तथा शिकागो वर्ल्ड कांग्रेस की अध्यक्षता करने गई, परंतु 1931 के आरंभ से ही वे अस्वस्थ रहने लगी। फिर भी उन्होंने चेन्नई में थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र बनाया और उसे संवारने में लगी रही। जून के महीने में उनके घुटने में चोट लगी। इसके बाद वे कभी ना उठ सकी। 20 सितंबर 1933 को वे इस संसार से विदा हो गई। यानी बच्चों, 1929 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बुडापेस्ट यूरोपिया कांग्रेस तथा शिकागो वर्ल्ड कांग्रेस की वो जो है अध्यक्ष बनी और 1931 के आरंभ से ही वो जो है काफी अस्वस्थ रहने लगी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने चेन्नई में थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र बनाए रखा और उसे संवारने में लगी रही। लेकिन जून के महीने में घुटने में चोट लगी, जिसकी वजह से वो दोबारा उठ नहीं पाई और 20 सितंबर 1933 को वे इस संसार से विदा कर गईं, यानी कि उनका निधन हो गया। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेगा। वे चाहती थी हम सब बच्चे भारतवासी बनकर जिएं और भारतवासी बनकर ही मरे। ऐसा बनकर ही हम उनकी स्मृति को सदैव बनाए रखने में सफल हो सकेंगे और यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बच्चों, एनी बेसेंट चाहती थी कि हम सब बच्चे हमेशा भारतवासी बनकर जिएं और भारतवासी बनकर ही मरें और ऐसे ही बनकर, यानी कि भारतवासी ही बनकर हम उनकी यादों को बनाए रख सकते हैं और यही उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चलिए, अब हमने जो भी कुछ पढ़ा इस जीवनी में उसमें से कुछ शब्दार्थ करते हैं। स्वामिनी यानी मालकिन, परंतृता यानी गुलामी, अर्पित यानी भेंट, स्मृति यानी याद, विश्व बंधुत्व यानी संसार का भाईचारा, निर्धनता गरीबी, विचलित अस्थिर। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे उच्चारण करें
धन, बहुमूल्य, कार्य रूप, श्रद्धांजलि, साम्राज्यवादी, पार्लियामेंट, विश्व बंधुत्व। चलिए अब करेंगे हम अभ्यास कार्य। जरा बताइए स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि हमें इन प्रश्नों के उत्तर बोल के देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, एनी बेसेंट का जन्म कब और कहां हुआ था? तो बच्चों, एनी बेसेंट का जन्म अक्टूबर में 1847 में लंदन में हुआ था। ख, एनी बेसेंट क्या चाहती थी? तो एनी बेसेंट चाहती थी कि हम सारे भारतीय बच्चे भारतीय बन के ही जिए और भारतीय बन के ही मरे। ग, एनी बेसेंट द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? एनी बेसेंट द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका नाम था इंडिया अ नेशन। ख, एनी बेसेंट सन 1874 में किस संस्था के साथ जुड़ी? एनी बेसेंट 1874 में नेशनल सेक्युलर सोसाइटी से जुड़ी। अब हम करेंगे अपना अगला प्रश्न। जरा लिखिए, यानी राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, भारत के बारे में एनी बेसेंट के क्या विचार थे? तो बच्चों, भारत के बारे में एनी बेसेंट का मानना था कि भारत एक बहुत ही पवित्र जगह है और भारत का जो धर्म है सभी धर्मों का मूल है और भारत की जो संस्कृति है सभी संस्कृतियों का केंद्र है। हाँ, भारत में धर्म के विषय पर एनी बेसेंट क्या सोचती थी? तो बच्चों, एनी बेसेंट का मानना था कि धर्म जो है वे परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम है। जिस तरह नदियां समुद्र में जाके मिल जाती हैं, उसी तरह धर्म भी हमें ईश्वर से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है। ग, एनी बेसेंट स्वतंत्रता संग्राम से क्यों जुड़ गई थी? तो बच्चों, एनी बेसेंट स्वतंत्रता संग्राम से इसलिए जुड़ी क्योंकि वे पूर्व और पश्चिमी शिक्षा को आपस में मिलाना चाहती थी, उनके आदर्शों को आपस में मिलाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने एक शिक्षा का केंद्र भी खोला जो कि वाराणसी में स्थित था। और साथ ही 1885 में वे नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष भी चुनी गई और इसी तरह वे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी। अब करते हैं ख, एनी बेसेंट का वैवाहिक जीवन कैसा था? एनी बेसेंट का वैवाहिक जीवन संतोषजनक नहीं था। नहीं था। चलिए अब करते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 3, सही कथन पर सही अथवा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, एनी बेसेंट ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। सही। ख, एनी बेसेंट द्वारा रचित पुस्तक फ्रांस में प्रकाशित हुई। गलत। ग, एनी बेसेंट का जन्म इंग्लैंड में हुआ। सही। घ, एनी बेसेंट ने पूर्वी व पश्चिमी शिक्षा को मिलाना चाहा। सही। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 4,
दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क एनी बेसेंट डैश सोसाइटी की सदस्य बन गई। थियोसोफिकल। ख डैश के क्षेत्र में एनी बेसेंट ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में। ग एनी बेसेंट को स्वतंत्रता संग्राम में डैश का अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। घ उन्होंने इंग्लैंड की डैश नीतियों का भांडाफोड़ किया। साम्राज्यवादी नीतियों का भांडाफोड़ किया। प्रश्न 5 उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क भारत का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? सन 1857 में, सन 1858 में, सन 1839 में या सन 1859 में? तो सही उत्तर है सन 1857। हाँ, एनी बेसेंट के बचपन का नाम था आयरिश एनीवुड हेनरी कोई भी नहीं, तो उनके बचपन का नाम था एनीवुड। ग एनी बेसेंट ने डैश के साथ मिलकर वेद, उपनिषद, रामायण आदि का अध्ययन किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भगवान दास या डॉक्टर कृष्णमूर्ति? तो उन्होंने डॉक्टर भगवान दास के साथ मिलकर रामायण और आदि का अध्ययन किया। घ एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए जाने वाले पत्र का नाम था पार्लियामेंट, कॉमनवेल्थ, होम रूल या वंदे मातरम? उनके द्वारा जारी किए पत्र का नाम था कॉमनवेल्थ। अब करते हैं प्रश्न 6 सही मिलान कीजिए। हमें इस प्रश्न में सही मिलान करना है। तो उन्हीं दिनों एनी बेसेंट ने एक पुस्तक लिखी। ख अक्टूबर 1847 में लंदन में एक बच्ची का जन्म हुआ। ग एनी की माँ उसे हैरो स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। घ 1889 का वर्ष उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। श्रद्धांजलि। यह संगीत समारोह संगीतकारों को श्रद्धांजलि देने के लिए हुआ है। स्मृति। रिपीट। खा स्मृति हमारे बीते हुए कल की घटनाओं की स्मृति धूमिल होती है। सम्मेलन। स्वतंत्रता संग्राम के समय कई क्रांतिकारियों ने विभिन्न सम्मेलन में भाग लिया। शिक्षित।
एनी बेसेंट चाहती थी कि भारत का हर बच्चा शिक्षित हो। आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत में कई आंदोलन किए गए। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा सोचिए, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 8, अंग्रेजों के लिए भारत सोने की चिड़िया क्यों था? अपने शब्दों में अभिव्यक्त करके लिखिए। यानी कि अंग्रेजों के लिए भारत सोने की चिड़िया क्यों था? क्योंकि बच्चों, भारत में कई सारे संसाधन थे और भारत में बहुत सारा सोना था। इसीलिए अंग्रेज भारत को सोने की चिड़िया कहता था और इसी के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है और इस पे लिखना है। प्रश्न 9, अंग्रेजों की भारत विजय की कहानी बहुत घिनौनी है। एनी बेसेंट ने ऐसा क्यों और किस लिए कहा? कक्षा में चर्चा करते हुए लिखिए। बच्चों, भारत की स्वतंत्रता की कहानी इतनी घिनौनी क्यों है और किस लिए, ये सारा आपको अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करनी है और इसमें लिखनी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, शिक्षित भारत ही परतंत्रता की बेड़ियां तोड़ सकेगा। एनी बेसेंट की इस विचारधारा के पीछे क्या उद्देश्य था? सोचकर कक्षा में संवाद कीजिए। एनी बेसेंट का मानना था कि शिक्षा ही है जो भारत को गुलामी से आजादी दिला सकता है और इस विचारधारा के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, क्या मोटिव था, इसी को आपको चर्चा करना है और बताना है। जरा भाषा पर गौर कीजिए, यानी लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 11, दिए गए उपसर्गों पर सार्थक शब्द बनाइए। यानी कि हमने इन उपसर्गों से कुछ शब्द बनाने हैं। क है अ से हमारा शब्द बनेगा अमर, अनमोल, अनपढ़, और रिपीट, अनोखा। हाँ, प्र ये बनेगा हमारा प्रांत, प्रयास, प्रतीक और प्रवेश। ग नी निडर, नियोजन, नियंत्रण और निर्माण। अनु से हमारा बनेगा अनुपम, अनुवाद, अनुसार, अनुराग। चलिए अब करते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों में सही भाववाचक शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। क सोना, चिकित्सक, इंसान, फकीरी। तो इसमें आएगा फकीरी। हाँ, बुढ़ापा, भला, खटास, सुंदरता। तो इसमें हमारा आएगा बुढ़ापा और खटास। ग प्रगतिशील, स्मृति, भक्ति और मातृत्व। तो इसमें हमारा आएगा स्मृति, भक्ति और मातृत्व। घ काला, दुष्टता, तपस्वी या झुकाव। तो इसमें हमारा उत्तर होगा
दुष्टता। चलिए अब करते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 13, दिए गए शब्दों में समास का नाम लिखिए। चलिए अब हम इन शब्दों में समास का नाम बताएंगे। पहला है क, शताब्दी। तो इसका समास का नाम होगा द्विगु समास। ख है, ये हमारा कहलाएगा तत्पुरुष समास। पराधीन हमारा कहलाएगा तत्पुरुष समास। ग है देशभक्ति, ये हमारा भी ये भी हमारा कहलाएगा तत्पुरुष समास। घ है हमारा देश विदेश, ये हमारा कहलाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताइए। क, विद्या, इसका पर्यायवाची होगा शिक्षा, ज्ञान, ज्ञानेश्वरी। ख है स्वतंत्रता, मुक्ति, आजादी और स्वाधीनता। ग है सभ्यता, शिष्टता, शिष्टाचार, शीलवत्ता। घ है बचपन, इसका पर्यायवाची होगा बाल्यावस्था, लड़कपन और बालपन। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, यानी क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 15, भारतीय समाज में नारी विषय पर अनुच्छेद। तो बच्चों, भारतीय समाज में नारी यानी कि भारतीय समाज में नारियों का क्या योगदान रहा है और किन किन नारियों ने हमारे भारत में किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम किया है, इसी बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है और एक अनुच्छेद लिखना है। चलिए अब करते हैं अपना अगला प्रश्न। एनी बेसेंट के अलावा अन्य किन महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, उनके विषय पर जानकारी एकत्रित कर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, एनी बेसेंट के अलावा भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। हमें उन्हीं के बारे में पता करना है। आप अपने सहपाठियों से पूछिए, गूगल करिए और उनके बारे में जानकारी एकत्रित करके उनके बारे में चर्चा कीजिए। चलिए रिपीट, अब करते हैं प्रश्न 17। एनी बेसेंट की 5 उपलब्धियों के नाम लिखिए जो उन्होंने अपने जीवन काल में हासिल किए हैं। यानी बच्चों, आपको एनी बेसेंट के बारे में पढ़कर उनकी 5 उपलब्धियों के बारे में इस प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जरा दिमाग लगाइए, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 18, दिए गए वाक्यों से संबंधित वर्ष लिखिए। क, एनी बेसेंट की मृत्यु, रिपीट, 20 सितंबर 1933 में हुई थी। ख, होम रूल की स्थापना 1914 ईस्वी में हुई थी। ग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी
बेसेंट थीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल एवं मूल्यपरक प्रश्न, यानी कि लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। प्रश्न 19, हमारी विचारधारा ही हमारे व्यक्तित्व को निर्मल बनाती है। एनी बेसेंट की विचारधारा ने अंग्रेजों का तख्त। आप किस तरह की विचारधारा द्वारा स्वदेश को जागृत करना चाहेंगे? यानी कि बच्चों, जैसा हमने एनी बेसेंट की जीवनी के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कैसे अपनी अलग विचारधारा से दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई और अंग्रेजों का तख्ता पलट करके रख दिया। इसी तरह बच्चों, आपको अपनी विचारधारा से ये सोचना है कि आप अपने विचारों से किस तरीके से लोगों को जागरूक कर सकते हो, समाज के लिए, समाज सेवा के लिए, और कैसे देश का उद्धार कर सकते हो। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।